हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एनसीईआरटी में यहाँ पर क्या लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफाई यहाँ किस तरीके से किया गया है, देखिए हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स प्रेजेंट दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। और ये 3 कैटेगरी कौन कौन से दिए गए हैं? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अगर आपको हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के सिर्फ सिंगल बॉन्ड वहां पर नजर आ रहे हैं तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आएगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो हमें पता है कि वो सिंगल बॉन्ड ही होगा, तो हम किसे देख सकते हैं? कार्बन कार्बन बॉन्ड को। और अगर उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, जैसा कि यहां पर लिखा गया है। क्लियर? और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमें पता है वो स्पेशल टाइप के साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। कब किसी कंपाउंड को एरोमेटिक बोला जाता है इसके बारे में हम आगे कवर करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बात हो गई क्लासिफिकेशन की। अब इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट कौन कौन से? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एल्केन। तो यहां पर सबसे पहले एल्केन के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? जब मैं एल्केन्स की बात करता हूं, इनका जो होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला है ये क्या होता है? CnH2n+2। ये चीज हमें पहले से पता है। और अगर मैं एल्केन होमोलोगस सीरीज के फर्स्ट मेंबर की बात करूं तो इसका फर्स्ट मेंबर कौन होता है? मीथेन होता है। इसका भी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से है। ये चीज यहां पर एनसीईआरटी में दी गई है। क्लियर? अगर मैं एल्केन से रिलेटेड एक और चीज आपको बताऊं, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। जब हम एल्केन्स की बात करते हैं, एल्केन्स आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस एज दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, बेसेस एंड अदर रिएजेंट्स। एल्केन ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं, इनका रिएक्टिविटी काफी कम होता है। ये एसिड, बेस या किसी दूसरे रीजन के साथ रिएक्ट करने का टेंडेंसी ना के बराबर रखते हैं और इसीलिए इनको क्या बोला जाता था? पैराफिन्स। और पैराफिन्स का मीनिंग क्या था? लिटिल एफिनिटी फॉर अदर्स। इनका रिएक्टिविटी कम होने की वजह से इनको ये नाम दिया गया था। तो ये चीज बस हमें आइडिया होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें तो यहां पर नेक्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। नोमेनक्लेचर डिटेल में क्लास में ऑलरेडी हम कवर करते हैं, तो नोमेनक्लेचर पे ज्यादा फोकस ना करके हम यहां पर जो डिस्कशन करेंगे वो किससे रिलेटेड? आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। तो आप यहां पर देख सकते हो जो मैंने हाईलाइट किया है, फर्स्ट 3 एल्केन्स दैट इज मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन हैव ओनली वन स्ट्रक्चर। इनका बस एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकता है, बट हायर एल्केन्स कैन हैव मोर देन वन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम C4H10 की बात करें, C4H10 से 2 स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन से? C4H10 से मैं बना सकता हूं एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, और इसे क्या बोला जाता है? N-ब्यूटेन। और अगर मैं एक ब्रांच फॉर्म क्रिएट करूं तो मैं ऐसा भी एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता हूं, इसे हम क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन। ये N-ब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन। तो C4H10 से कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, क्या हम रिलेशन इजीली बता सकते हैं? ये दोनों आपस में क्या है? चेन आइसोमर्स है। क्लियर? ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स है। अब एनसीईआरटी में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो स्ट्रक्चर्स यहां बने हुए हैं, जैसे ये N-ब्यूटेन का बना हुआ है, इसके पास इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। और अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो यहां पर आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर बना गया है और उसका भी यहां पर बॉइलिंग पॉइंट हमें मेंशन करके दे रहा है। तो यहां पर अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ बात करूं कि इनमें बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्कशन हम उससे रिलेटेड करते हैं। जब हम एल्केन्स की बात करते हैं तो एल्केन्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके मॉलिक्यूलर मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। बट ये आप कब यूज करोगे? अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग के, वरना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास के। अगर हम N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की बात करें, ये आइसोमर्स हैं, इनके मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो यहां पर हम कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं? ब्रांचिंग का। आइसोब्यूटेन में ब्रांचिंग होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा कंपेयर टू N-ब्यूटेन। क्लियर? तो इस तरीके से ये चीज हम यहां समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए अगर हम यहां पर बात करें अब C5H12 की, C5H12 से आप कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हो?
C5H12 से हम 3 स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर? हम बना सकते हैं एन पेंटेन जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, हम बना सकते हैं आइसोपेंटेन CH3CH एक ब्रांच, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोपेंटेन, और हम बना सकते हैं नियोपेंटेन। ये 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है किससे? C5H12 से। ये 3 स्ट्रक्चर यहां पर हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? अब अगर इन तीनों में भी मैं आपसे रिलेशन पूछूं, क्या ये तीनों भी चेन आइसोमर्स है? यहां पर पीसीसी 5 कार्बन का, यहां 4 कार्बन का, यहां 3 कार्बन का, तो ये तीनों भी आपस में क्या होंगे? चेन आइसोमर्स। अगर मैं इनमें भी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपसे पूछूं, क्या बॉइलिंग पॉइंट इसमें भी हम इजीली निकाल सकते हैं? हाँ, यहां पर आप देख सकते हो तीनों आइसोमर्स होने की वजह से मॉलिक्यूलर मास इनका भी सेम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आप क्या कर सकते हो? ब्रांचिंग। यहां पर ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या जाएगा? एन पेंटेन, देन आइसोपेंटेन, देन नियोपेंटेन, और वो एनसीईआरटी में यहां पर डेटा के फॉर्म में मेंशन्ड है जिसे हम इजीली अब समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए अब अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, C4H10 एंड C5H12 हैव 2 and 3 चेन आइसोमर्स रेस्पेक्टिवली। जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर आपसे सीधे ये कोई क्वेश्चन पूछ दे कि C4H10 के कितने चेन आइसोमर्स होंगे तो उसका आंसर कितना होगा? 2। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन ये आपस में चेन आइसोमर्स है। और C5H12 के बारे में अगर पूछे तो उसका आंसर कितना होगा? 3, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप यहां पर देख सकते हो डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में कुछ लिखा गया है। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, ये क्या होते हैं? एनसीईआरटी में यहां पर इसके बारे में मेंशन्ड है। अब ये हमें पहले से पता होता है कि हम 1 डिग्री कार्बन किसे बोलते हैं। एक एडिशनल चीज जो कई बार हम मिस कर देते हैं वो यहां पर मैंने हाईलाइट किया है। देखिए क्या लिखा है, कार्बन एटम अटैच टू नो अदर कार्बन एटम एज इन मीथेन और टू ओनली 1 कार्बन एटम एज इन इथेन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम। विच मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि मीथेन में ये कार्बन का डिग्री क्या है, अगर कार्बन किसी दूसरे कार्बन से नहीं भी कनेक्टेड है तो उसे हम कौन सा डिग्री कार्बन बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। या फिर अगर मैं इथेन का एग्जांपल लूं, यहां पर कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? 1 कार्बन से, और इसे भी मैं बोल सकता हूं कि ये भी 1 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये दोनों कार्बन कौन सा डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन ये भी होता है और ये भी होता है, और ये चीज यहां एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। क्लियर? अगर मैं 4 डिग्री कार्बन की बात करूं, 4 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होगा? कार्बन जो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? 4 कार्बन से, इसे हम 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। तो 4 डिग्री कार्बन को आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में 2 टर्म्स दिए गए, इसे हम क्वाटरनरी कार्बन भी बोलते हैं और इसे हम नियो कार्बन भी बोलते हैं। ये टर्म यहां पर ध्यान रखिएगा कि 4 डिग्री कार्बन जो होता है उसे क्वाटरनरी या फिर नियो कार्बन भी बोला जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हो एक क्वेश्चन मेंशन्ड है, और उससे पहले एनसीईआरटी में जो एक और लाइन मेंशन्ड है वो ये, C6H14 के 5 आइसोमर्स होते हैं, C7H16 के 9 आइसोमर्स होते हैं और C10H22 के 75 आइसोमर्स होते हैं। हमने जो डिस्कस किया था वो C5H12 तक, C5H12 के हमने 3 आइसोमर्स बनाए थे, और उसके आगे भी एनसीईआरटी में यहां पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रिगार्डिंग C6H14, C7H16 एंड C10H22, तो इसके बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। C6H14 एंड C7H16 के जो आइसोमर्स है उसका हम स्ट्रक्चर इजीली बना भी सकते हैं। क्लियर? तो ये एक और इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन यहां पर मेंशन्ड है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमरिक एल्काइल ग्रुप्स करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11। ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? C5H11OH। अगर मैं इस एल्कोहल की बात करूं, इससे हम कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एल्कोहल के क्रिएट कर सकते हैं वो यहां पर पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं वो बस यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एल्कोहल को लिखने का तरीका देखें, क्या मैं एल्कोहल को इस तरीके से लिख सकता हूं ROH, और इसको लिखने के बाद अगर मैं यहां पे R पार्ट आइडेंटिफाई करूं, यहां से क्या आप R पार्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो? R पार्ट इसमें क्या है? C5H11। और अगर मैं C5H11 रेडिकल की बात करूं, आप रिकॉल कर सकते हैं इसके कितने पॉसिबिलिटीज होते थे? 8 पॉसिबिलिटीज। C5H11 के 8 पॉसिबिलिटीज होते थे। C4H9 रिकॉल करिए कितने पॉसिबिलिटीज होते थे इसके?
4 पॉसिबिलिटीज। C4H9 से 4 पॉसिबिलिटी कौन कौन से होते थे? एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल। और C5H11 के कितने पॉसिबिलिटीज टोटल होते हैं? 8 पॉसिबिलिटीज। 3 क्रिएट होता है एन पेंटेन से, 4 क्रिएट होता है आइसोपेंटेन से और 1 क्रिएट होता है नियोपेंटेन से। तो C5H11 के टोटल 8 पॉसिबिलिटीज है। तो मैं इससे सीधा बोल सकता हूं कि इससे कितने अल्कोहल क्रिएट होंगे? 8 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम अल्कोहल के क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर एनसीईआरटी में ये सारे स्ट्रक्चर्स भी हमें बना के दिए गए हैं और इसको बनाने के बाद आपको ये भी यहां पर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इनमें से कितने 1 डिग्री अल्कोहल बन रहे हैं, कितने 2 डिग्री अल्कोहल बन रहे हैं एंड कितने 3 डिग्री अल्कोहल बन रहे हैं। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में यहां पर कुछ आईयूपैक नेम्स दिए गए हैं जिनका आप इजिली नेम्स लिख सकते हो। एक क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो ये, यहां पर एक क्वेश्चन है, राइट आईयूपैक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। और इसमें ये जो थर्ड मैंने हाईलाइट किया है, इसका स्ट्रक्चर बनाने में हम कई बार गड़बड़ करते हैं। देखिए यहां पर नाम क्या लिख के दिया है? टेट्रा टर्ड ब्यूटाइल मीथेन, और इसका हमें आईयूपैक नेम लिखना है। तो टेट्रा टर्ड ब्यूटाइल मीथेन का पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और फिर आप इजीली उसमें पीसीसी से सेलेक्ट करके नंबरिंग करके फाइनली हम नेम लिख सकते हैं। तो इसका बस मैं स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखा रहा हूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर सकते हो। टेट्रा टर्ड ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल हम किसे बोलते हैं? टर्ड ब्यूटाइल जो रेडिकल होता है वो ये होता है। क्लियर? अब इस नेम में देखिए कितने टर्ड ब्यूटाइल है? 4 टर्ड ब्यूटाइल है और आगे क्या है? मीथेन। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। हमारे पास एक कार्बन होगा और इस एक कार्बन पे क्या प्रेजेंट होगा? टर्ड ब्यूटाइल यूनिट प्रेजेंट होगा। बट कितने टर्ड ब्यूटाइल यूनिट? 4 टर्ड ब्यूटाइल यूनिट। मैं कुछ इस तरीके से इसे बना सकता हूं। हाइड्रोजन हम खुद यहां पर प्लेस कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा दिस इज टेट्रा टर्ड ब्यूटाइल मीथेन, और इसमें कुछ इस तरीके से आप पीसीसी सेलेक्ट कर सकते हो। सिमेट्रिकल है, आपके पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है सेलेक्ट करने की। मैं एक पॉसिबिलिटी आपको दिखा रहा हूं। तो ये पीसीसी हो गया, इसमें आप नंबरिंग कर सकते हो 3, 4, 5 किसी भी एंड से, एक ही बात है। और फाइनली इसका हम नेम लिख सकते हैं और यहां पर इसका नेम लास्ट में मेंशन्ड है, तो इसका नेम हम लिख के यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्लियर? बट इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम यहां क्रिएट करेंगे। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज में एनसीईआरटी में एक यहां पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है? आपको एक नाम लिख के दे रहा है और इसका आपको करेक्ट आईयूपैक नेम लिखना है, विच मीन जो गिवन नेम है वो इनकरेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? जो भी आपको नाम दिया जाए सबसे पहले उस नाम को यूज करके एक स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर लीजिए। 2 इथाइल पेंटेन, 2 इथाइल पेंटेन अगर मैं यहां पर सबसे पहले बनाऊं, हमने एक इथाइल ग्रुप लगा दिया सेकंड पे और यहां एक 5 कार्बन का चेन ले लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका क्रिएट हो गया? 2 इथाइल पेंटेन का। बट अब आप यहां पर सोचिए, यहां पर पीसीसी क्या 5 कार्बन का होना चाहिए या 6 कार्बन का? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो यहां 6 कार्बन का है, तो जो पीसीसी होगा हमारा वो एक्चुअली ये पार्ट होगा और इसमें कुछ इस तरीके से यहां पर नंबरिंग होगा 4, 5, 6। तो पीसीसी 6 कार्बन का और नंबरिंग कुछ इस तरीके से ताकि सबस्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिल जाए। तो इस कंपाउंड का जो नाम है वो एक्चुअली 3 मिथाइल हेक्सेन होगा। 3 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका करेक्ट नेम होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये हमारा अप्रोच होता है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड किसके थ्रू लिखा गया है? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और यहां पर जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। जब हम एल्कीन एल्काइन का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है और इसी प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ठीक है? बहुत एक सिंपल सा रिएक्शन है, बट एनसीईआरटी में जो एक लाइन लिखी है वो हमें पता होना चाहिए। देखिए, प्लैटिनम एंड पैलेडियम अगर हम कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं तो इट कैन कैटलाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, बट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड फॉर निकल कैटलिस्ट। अगर आप निकल का यूज करते हो तो हमें स्लाइटली हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर का यूज करना होता है। तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको इसका आइडिया होना चाहिए। प्रोडक्ट हम इसमें इजिली बना सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला रिएक्शन था फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, और यहां पर फॉर्मेशन किसका होता है? एल्केन का। आपको रिएक्शन दिया किस तरीके से होगा?
एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम करा रहे हैं मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो यहां पर रिडक्शन होता है। इस H2 का एज सच रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, ये बस ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां प्रोसेस रिडक्शन है। तो एग्जाम्स में आपको कई बार ये H2 भी मेंशन करके नहीं देगा, आपको सिंपली एल्काइल हेड के साथ मेटल और H+ लिख के देगा। क्लियर। अब ये जो रिएक्शन है इसमें यहां पर ये हेलोजन रिमूव होके हाइड्रोजन आ रहा है, इसलिए हम इसे रिडक्शन बोल सकते हैं, और फॉर्मेशन किसका हो रहा है? एल्केन का। बट इस रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखना है, पहला जो आप यहां पर देख सकते हो, कौन ये रिएक्शन शो नहीं करता? RF। ये रिएक्शन शो नहीं करता, क्यों नहीं करता? बिकॉज यहां पर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड हमें तोड़ना है, और ये जो बॉन्ड है ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसके वजह से ब्रेक नहीं होता, तो यहां पर ये रिएक्शन शो नहीं करता। क्लियर। बट आपको एक और कंपाउंड का आइडिया होना चाहिए जो ये रिएक्शन शो नहीं करता। अगर मैंने बेंजीन रिंग से हेलोजन लगा दिया, सपोज मैंने यहां पर क्लोरीन लगा दिया, तो ये भी ये रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या यहां पर भी हम रीजन समझ पा रहे हैं? यहां पर रेजोनेंस की वजह से इस बॉन्ड में कैसा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ये बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड भी इजीली ब्रेक नहीं होता। क्लियर। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, यहां पर मैंने लगा दिया CCl3, यहां पर एक Cl लगा दिया, और इस तरीके से मैंने लिख दिया ZnH+, क्या यहां पर हम इजीली प्रोडक्ट बना सकते हैं? बताइए कौन सा जगह रिएक्शन होगा और कौन सा जगह रिएक्शन नहीं होगा? ये जो हिस्सा है दिस इज अराइल हैलाइड पार्ट, यहां पर रिएक्शन नहीं होगा और यहां पर रिएक्शन हो जाएगा। बट यहां पर कितने क्लोरीन लगे हैं? 3, तो तीनों क्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे हाइड्रोजन से, और यहां पर ये क्लोरीन एज इट इज रह जाएगा। तो इस तरीके से हम यहां पर प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर। तो ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए अगर हम मूव करें नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट यहां पर रिएक्शन मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन काफी इजी रिएक्शन होता है, इसके बारे में भी डिटेल में हम क्लास में डिस्कस करते हैं। वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि वुड्स रिएक्शन को हम यूज नहीं करते क्या बनाने के लिए? अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए। हम ये बोलते हैं कि वुड्स रिएक्शन इज नॉट अ गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन। देखिए एनसीईआरटी में इसी चीज को कैसे लिख के दिया है, वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब इसे हम किस टाइप के एल्केन को बनाने के लिए यूज नहीं करते? ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन को। अब ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन का जो मीनिंग है वो एक्चुअली अनसिमेट्रिकल एल्केन ही है, बट एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा गया है, तो हमें इसका आइडिया होना चाहिए। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और फाइनली हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? एल्केन यहां पर बनते हुए दिखता है। अगर हम दो डिफरेंट हैलाइड ले ले तो क्या होगा? अगर हमने दो डिफरेंट हैलाइड लिया तो हमें पता है कि वहां पर मिक्सचर ऑफ एल्केन बनने लगेंगे, और अगर मिक्सचर ऑफ एल्केन बनने लगे तो फिर उन्हें सेपरेट करने में भी डिफिकल्टी आती है, और इसीलिए अनसिमेट्रिकल एल्केन को बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन एक बढ़िया तरीका नहीं होता। क्लियर। क्या हम यहां पर मिथेन बना सकते हैं? नहीं, हम यहां पर मिथेन भी नहीं बना सकते, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें कम से कम कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे? 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे। क्लियर। तो ये चीज हम यहां पर समझ सकते हैं। क्लियर। चलिए अगर हम मूव करें नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट जो यहां पर रिएक्शन मेंशन्ड है वो है डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का डीकार्बोक्सिलेशन किस रीजन के हेल्प से हम कर सकते हैं वो यहां पर दिया गया है। तो यहां पर देखिए रीजन जो यूज हुआ है सोडा लाइम, दैट इज मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। NaOH प्लस CO को हम सोडा लाइम बोलते हैं। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सॉल्ट को सोडालेम के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, रिमूवल किसका? CO2 का, और फाइनल प्रोडक्ट हमें एल्केन बनते हुए दिखता है। बट यहां पर जो एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये नेम, यहां पर देखिए इस सॉल्ट का नेम क्या लिखा गया है? सोडियम इथानोएट लिखा गया है। तो आपको नेमिंग का भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये नेम यहां पर कैसे लिखा गया है। तो जो सॉल्ट्स के नेमिंग है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स की आप बात करते हो, उनका जो नेम है वो सिमिलर टू एस्टर लिखा जाता है। सिमिलर टू एस्टर का क्या मीनिंग है? जब आप एस्टर की नेमिंग करते हो क्या हम सबसे पहले ये वाला हिस्सा लिखते हैं? सिमिलरली जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट का नाम लिखोगे सबसे पहले आपको इस पार्ट को लिखना है, और ये यहां पर क्या प्रेजेंट है? सोडियम। तो नेम में सबसे पहले क्या आ गया? सोडियम आ गया। क्लियर। अब इसके बाद यहां पर ये हिस्सा हमारा PCC होता है, इसमें हम नंबरिंग करते हैं। सेम चीज यहां पर ये PCC, ये नंबरिंग, और जैसे हम एस्टर में लिखते हैं वैसे ही हम यहां पर भी लिखेंगे। तो रूट वर्ड हो जाएगा एथ, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन, और एस्टर के लिए जो सफिक्स आता है OH, यहां पर भी सफिक्स क्या आता है? OH। तो इसका फाइनल नेम क्या हो गया? सोडियम इथानोएट।
कई बार क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर ना देके नेम लिख के दे देता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा ताकि आप इजिली रिएक्शन करवा सको। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग डीकार्बोक्सिलेशन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस।